जिसमें से सबसे पहला जो भ्रांति है कि आयुर्वेद साइंटिफिक नहीं है। अब देखिए, ये तो अब जो लोग आयुर्वेद से अच्छे से जुड़े नहीं हैं, मतलब मेरा जो सवाल था वो ये था कि जो मांसाहारी है वो भी उपचार करा सकता है ना? वो भी उपचार करवा सकता है और उनको भी सही परिणाम मिलता है। हमारे यहाँ जो कि बच्चों का उपचार आयुर्वेद में नहीं होता, वो तो बुजुर्गों का होता है। हाँ, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमेशा आयुर्वेद की दवाई। नमस्कार, द थर्मोमीटर के इस नए शो में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर से एक नए मेहमान के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की। आज हम बात करेंगे भारत की प्राचीन उन ज्ञान परंपराओं की जो आयुर्वेद में छुपा हुआ है, और आज हम बात करेंगे उन तमाम मिथकों की जो आयुर्वेद को लेकर के पूरे देश में है, फैलाए गए हैं, जानबूझ के फैलाए गए हैं या फैले हैं। इन तमाम विषयों पे हम चर्चा करेंगे। और आज मैं पहुंचा हूं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेद पे काम करने वाला भारत सरकार का संस्थान है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर महेश व्यास जी। आपका स्वागत है। और आप यहाँ पे डीन हैं, प्रोफेसर हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं। तो सीधे थर्मोमीटर के अपने दर्शकों के लिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद की जो वर्तमान स्थिति है, आयुर्वेद कहाँ है? देखिए, आयुर्वेद आज जन जन में है। तो सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल से जुड़े हुए जो भी बंधु हैं, उन सबको हार्दिक बधाई देता हूं कि आप जन जन तक आयुर्वेद को पहुंचा रहे हैं, इस भारतीय ज्ञान परंपरा को पहुंचा रहे हैं। तो आयुर्वेद की जहां तक स्थिति की बात की जाए तो आज आयुर्वेद पूरे विश्व में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया था, वसुधैव कुटुंबकम। मैंने पूरी वसुधा को, पूरी पृथ्वी को एक कुटुंब के रूप में माना, और आयुर्वेद आज पूरी पृथ्वी पर है। मैंने विश्व के अधिकतम देशों में आयुर्वेद की उपस्थिति है। और अभी 2 प्रोग्राम हुए थे, एक अहमदाबाद में ग्लोबल समिट हुआ था प्रथम, और दूसरा ग्लोबल समिट अभी दिल्ली में प्रगति मैदान में हुआ दिसंबर मास में। और उसमें कई देशों का प्रतिनिधित्व था। बस वो प्रतिनिधित्व ये सिद्ध करता है कि आज आयुर्वेद पूरे विश्व में पहुंच रहा है। डॉक्टर महेश व्यास जी, आप आयुर्वेद को वैश्विक मान रहे हैं, सार्वभौमिक मान रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन भारत में, जब हम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं या वैसे लोगों से जब बातचीत करते हैं, और खासतौर से जब मॉडर्न मेडिसिन के आने के बाद का जो परसेप्शन बना है, लोगों को तमाम तरह की भ्रांतियां हैं आयुर्वेद को लेकर के। मैं तो सीधे उन भ्रांतियों पे आपसे बात करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप ऑथेंटिक तरीके से उन भ्रांतियों को दूर करें। और जिसमें से सबसे पहला जो भ्रांति है कि आयुर्वेद साइंटिफिक नहीं है। देखिए, ये तो अब जो लोग आयुर्वेद से अच्छे से जुड़े नहीं हैं, और जिन्होंने आयुर्वेद के चिकित्सालय, ऐसे संस्थान जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जैसे संस्थान में अगर विजिट नहीं किए तो वो ऐसा कह सकते हैं। अगर जिन्होंने इस संस्थान को देखा हो, ऐसे जामनगर का संस्थान है, NIA जयपुर है, BHU है, भारतवर्ष में आयुर्वेद के कितने ही ऐसे संस्थान है जो सब रिसर्च बेस्ड हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इनको हम देखेंगे तो इनको देखने के बाद व्यक्ति कह ही नहीं सकता है कि आयुर्वेद साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद हर साइंटिफिक पैरामीटर को फॉलो करता है। चाहे वो मेडिसिन को बनाने की बात हो, अगर किसी डिजीज का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पहले क्या होता था, किसी व्यक्ति ने कैंसर का ट्रीटमेंट किया और वो कहता था कि मैंने 100, 150, 200 लोगों का इलाज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आज का साइंस, आज के व्यक्ति एविडेंस मांगते हैं। और आज जितने संस्थान हैं भारत सरकार के, और इवन यहाँ तक कि जो प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, उन सब में भारत सरकार ने एक ही पॉलिसी लागू कर रखी है कि ये सब व्यवस्था वहां उपलब्ध हो। माने बिफोर ट्रीटमेंट आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए, फिर आपने जो मेडिसिन ली और मेडिसिन ट्रीटमेंट के बाद में फिर आप इन्वेस्टिगेशन कराइए। अगर आपके पास में बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट दोनों अगर आपके पास में रिपोर्ट है, एविडेंस है, तो उसको दुनिया में कोई भी नहीं नकार सकता है। और वो ही आयुर्वेद साइंटिफिक है, इसको सिद्ध करता है।
जी बिल्कुल। एक और आरोप है आप लोगों पे खासतौर से आयुर्वेद को लेकर के कि बहुत स्लो, बहुत धीरे काम करता है, इनेफ माने इसकी इफिकेसी जो है वो ठीक नहीं है, कुछ इस तरह से भी आप लोगों पे आरोप लगते हैं। जी, देखिए कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, जैसे सीवियर पेन व्यक्ति को है तो उसमें एलोपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, पेन किलर लेंगे तुरंत आराम हो जाएगा। लेकिन वही डिजीज अगर जैसे आमवात है, अर्थराइटिस या जिसको अपन संधिवात कहते हैं, और अलग अलग स्पॉन्डिलाइटिस है, कटिशूल है, अलग अलग जितने पेन हैं, इन पेन की कंडीशन में अपन अगर पेन किलर लेते हैं तुरंत रिलीफ मिल जाता है। पर आयुर्वेद की जो मेडिसिन है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और उसका कारण ये कि आयुर्वेद उन डिजीज को, उसका जो रूट काज है उसके ऊपर काम करती है और उसको दूर करने का प्रयास करती है। तो आयुर्वेद पेन किलर के रूप में यूज नहीं करती कि आपका तुरंत वेदना का शमन कर दिया। हम व्याधि का शमन करना चाहते हैं, और व्याधि का शमन करने में कुछ समय लगता है, लेकिन ये हर डिजीज के संदर्भ में नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल मैं कोरोना का देना चाहूंगा। ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का जो हमारा चिकित्सालय वो कोरोना हॉस्पिटल था, और यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जिनको आरटीपीसीआर पॉजिटिव थे उनको हमने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट करने के बाद जब डिस्चार्ज किया गया, कब किया, जब उनका आरटीपीसीआर वापस टेस्ट किया और नेगेटिव हो गया तब। आज देश में क्या विश्व में हर व्यक्ति को मालूम है कि 7, 8, 9 दिन तक ट्रीटमेंट लेने के बाद में जो पॉजिटिव पेशेंट है वो नेगेटिव हो जाते हैं। ये कोई सी भी पैथी, अलग अलग देशों में अलग अलग पैथी का प्रयोग किया गया। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद के द्वारा भी जिन पेशेंट का ट्रीटमेंट किया गया वो पेशेंट भी 8 से 9 दिन में आरटीपीसीआर नेगेटिव मिले, तो हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को हम स्लो है या इसका परिणाम बहुत लेट मिलता है ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, अगर कोरोना के पेशेंट 1 महीने में ठीक होते, 2 महीने में उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव होता, तब हम ये कह सकते थे सेम 7 से 8 दिन में रिजल्ट दे रही है। इसका मतलब है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भी अलग अलग डिजीज में उसके मान से सही परिणाम तुरंत देती है। एक भ्रांति और है कि आयुर्वेद जो है वो सिर्फ भाग्य में विश्वास रखता है, भाग्य भरोसे कुछ इस तरह की बातचीत होती है कि आयुर्वेद में गए तो भाग्य भरोसे ही है। देखिए ये सब वो हैं जो आज के इस वैज्ञानिक युग में आयुर्वेद की स्ट्रेंथ को नहीं जानते हैं। देखिए हर साइंस की अपनी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है। तो आज जो आयुर्वेद की स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को अगर व्यक्ति जानेगा, हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, और प्राय आईपीडी फुल रहती है। अभी 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेकंड फेज का उद्घाटन किया और 300 बेड का हॉस्पिटल और किया। माने इतने पेशेंट आते हैं कि हमको आईपीडी कम पड़ती है। हमारी ओपीडी में रोज करीब 3000 के करीब पेशेंट आते हैं। तो हमारे जितने हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं वो सब सुबह के समय पूरा आईपीडी और ओपीडी में ही रहते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि आयुर्वेद के ऊपर जिन व्यक्तियों ने इसको देखा है और जो वो मानते हैं, उनको पता है कि आयुर्वेद की मेडिसिन लेने पर प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। केवल भाग्य के भरोसे कुछ भी नहीं होता है, यहाँ सब कुछ साइंटिफिक बेस्ड काम होता है। मतलब ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ हर्बल और नेचुरल चीजें ही होती है कि और भी कुछ उसमें? देखिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में 3 चिकित्सा बता रखी। एक बता रखा दैव व्यपाश्रय, एक बता रखा है युक्ति व्यपाश्रय, और एक बताया सत्वावजय। युक्ति व्यपाश्रय उसको कहते हैं जिसमें अपन अलग अलग टाइप की जो मेडिसिन है, टेबलेट है, डिकॉक्शन है, इनका प्रयोग करते हैं। ये आयुर्वेद में युक्ति व्यपाश्रय कहलाता है। और सत्वावजय उसको कहते हैं मन से संबंधित जो व्याधियां हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इन चीजों के लिए हम अलग अलग चिकित्सा करते हैं। 2 हो गया। तीसरी एक और चिकित्सा है, वो है दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। और हमारे यहाँ कई प्रकार की औषधियों में हम आहार को, विहार को, इन चीजों को प्राथमिकता देते हैं। बिना मेडिसिन के व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है, शक्यते अपि अन्न मात्रेण नरक कर्तुम निरामया। माने अगर सही डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाए, बिना मेडिसिन के भी व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ रखा जा सकता है। तो आयुर्वेद ऐसा है। बिल्कुल। मतलब सामान्यतः आज के यंगस्टर या जो जेनजी है जिसको कहते हैं, उनको भी ये बताया जाता है कि आयुर्वेद का मतलब तो दादी अम्मा ने जो बताया, जो नुस्खा बताया वही आयुर्वेद है। ये भी है भ्रम। मैं उन भ्रम को लाना चाहता हूं ताकि आपसे मैं जवाब ले सकूं और देश के सभी लोग जो इन भ्रम के कारण आयुर्वेद
का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका भ्रम दूर हो। देखिए, जिन लोगों ने आयुर्वेद केवल घर में यूज किया कि कभी खांसी हो गई, दादी ने तुलसी का रस, शहद दे दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गए, तो उनको लगता है कि आयुर्वेद में दादी नानी का नुस्खा, उससे ज्यादा आगे वो नहीं आए। लेकिन जब कोई क्रॉनिक डिजीज होती है, लिवर डिसऑर्डर है, डायबिटीज मेलाइटिस है, आजकल मधुमेह बहुत होता है, हृदय रोग है, इनके पेशेंट जब हॉस्पिटल में आते हैं और ट्रीटमेंट करवाते हैं, तब उनको लगता है कि आयुर्वेद केवल दादी नानी का नुस्खा नहीं है, आयुर्वेद साइंटिफिक वो है। और जब आयुर्वेद के हम इस संस्थान में मेन रिसर्च करते हैं और जब क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट पे वो रिजल्ट मिलता है और उस रिसर्च को जब पब्लिश किया जाता है, जो विश्व के बेस्ट जर्नल है, अभी हमने कोरोना काल में जो किया था उसको फ्रंटियर जो रिसर्च जर्नल है उसने पब्लिश किया, और उस जर्नल में अगर कोई पेपर पब्लिश हुआ है तो इसका मतलब है कि एक साइंटिफिक है, और वो पब्लिश हुआ है मीन्स आपने जो काम किया है वो सब काम बेस्ट वर्क है। तो अगर पूरा विश्व अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो हमको भी हमारी धारणा है अब चेंज करना चाहिए, धारणा बदलनी चाहिए, केवल दादी नानी। लेकिन धारणाएं इतनी ही नहीं है, धारणा तो ये भी है कि चूंकि ये दैवीय चिकित्सा है, देवों की चिकित्सा है, तो जो शाकाहारी है उन्हीं का उपचार होगा। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल आपने जो कहा भैया, देवी चिकित्सा मतलब तब से, मैंने इसको अगर कहा जाए तो ब्रह्मा से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सृष्टि जब प्रारंभ हुई थी तभी व्यक्ति स्वस्थ रहे, तब से प्रारंभ हुआ। और आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में कहा अनुत्पाद्येव प्रजा, मैंने ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति नहीं करी थी, उससे पहले उनके स्वास्थ्य कैसा रहे उसके लिए योजना आयुर्वेद की बनाई थी। श्लोक उन्होंने तो सूत्र बनाए, श्लोक शतसहस्त्रम अध्याय सहस्त्रम च कृतवान स्वयंभू। तो आज अपन कोई भी काम करते हैं उसका प्लानिंग पहले कर लेते हैं कि यहाँ पे हमको क्या दिक्कत आएगी, तो ये आयुर्वेद तब से प्रारंभ हुआ। तो ये कहना का मतलब है कि तब से चला रहा, मतलब आज से 5000 साल या जितना पुराना कह सके, विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। पूरा विश्व एक्सेप्ट करता है कि वेद जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, और आयुर्वेद वेद का उपवेद है, अथर्ववेद का, इसलिए प्राचीनतम हो गया। अब केवल यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ जो औषधियों का प्रयोग किया जाता है उसमें हर्बल ड्रग का उपयोग करते हैं, हम जो वनस्पतियां उनका प्रयोग करते हैं, हम मेटेलिक प्रिपरेशन का प्रयोग करते हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, नाग, वंग, यशद, मरकरी, इन सबका शोधन करके आयुर्वेद में मेथड बता रखी है, उसके द्वारा औषधि का निर्माण करते हैं। आयुर्वेद में मंत्र आदि का भी प्रयोग है, लेकिन आयुर्वेद में कुछ व्याधियों में, जैसे उदाहरण के रूप में यक्ष्मा है, तो वहां पर कई प्रकार के मांसरस का प्रयोग बता रखा, कुछ चिकित्सा के रूप में है। तो इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा को बताता है। मुख्यतः हमारे यहाँ हर्बल ड्रग है, उसके बाद में और आवश्यकता लगती है प्रारंभिक अवस्था में वो है, अगर कुछ ज्यादा आवश्यकता लगती है तब भस्मों आदि का प्रयोग है। तो कई प्रकार के आयुर्वेद में जिनसे भी चिकित्सा हो सकती है, आयुर्वेद में उन सब का वर्णन है। मतलब मेरा जो सवाल था वो ये था कि जो मांसाहारी है वो भी उपचार करा सकता है ना? वो भी उपचार करवा सकता है और उनको भी सही परिणाम मिलता है। हमारे यहाँ जो केस पेपर है उसके ऊपर हम ये पूछते नहीं है उनको कि वो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, लेकिन जहाँ डिजीज में निदान है वहां जरूर उनको पूछते हैं कि आप क्या क्या खाते हैं, तब हमको लगता है कि ये उसका निदान है, तब उसको हम बंद करवा देते हैं। तो कारण अगर वो है तो बंद करते हैं, अदरवाइज सभी प्रकार की चिकित्साएं बता रखी है आयुर्वेद में। तो ठीक है, आयुर्वेद की बात हुई, जैसे अभी के समय में बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जो लोग रेगुलर लेते हैं, बीपी की दवाई लेते हैं, शुगर की दवाई लेते हैं, उसके बाद भी उनको कोई व्याधि अलग से कुछ हो गई तो वो चाहते हैं कि आयुर्वेद में आए और आयुर्वेद की मेडिसिन ले। तो वो इसलिए भी नहीं आते हैं कि आयुर्वेद में हम जाएंगे तो मेरी बीपी की दवाई तो बंद करा देंगे, मेरी शुगर की दवाई तो बंद करा देंगे, तो ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, ऐसा है, हम प्रायः व्यक्ति को कहते हैं कि भाई कोई भी एक चिकित्सा पद्धति को फॉलो करें, या तो वो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले लें, वो एलोपैथी का चाहें तो वो ले लीजिए, होम्योपैथी लेना है तो वो ले लीजिए, हर एक चिकित्सा पद्धति का परिणाम रहता है। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनका ड्रग इंटरेक्शन होता है कि भाई ये दो दवाइयां साथ में नहीं लेना, तो ऐसी चीज को हम फिर बंद करवा देते हैं कि या तो वो लीजिए या ये लीजिए। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि जिनको दूसरी मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं, और हमने कई रिसर्च वर्क किए हैं एड ऑन इफेक्ट के ऊपर कि भाई आपकी जो मेडिसिन चल रही है वो चलने दीजिए, साथ में एड ऑन में आयुर्वेद की मेडिसिन ले लीजिए। कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिसमें स्टैंड अलोन लेते हैं कि केवल आपको आयुर्वेद की मेडिसिन लेना है। तो एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें किस चीज की आवश्यकता है। मतलब ये सार्वभौमिक सत्य नहीं, बिल्कुल कि वो बात नहीं है कि केवल आयुर्वेद में गए तो बाकी सब बंद करवा देंगे, आपको नहीं लेने दे, जहां आवश्यकता वहां पर वो भी चालू रहती है।
और जहाँ केवल आयुर्वेद से हम ठीक कर सकते हैं उसमें हम कहते हैं कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं, हम इससे वो कर देंगे। और जहाँ आवश्यकता लगती है कि हमको रिफर करने की जरूरत है तो हम उनके पास भेज भी देते हैं कि आप इसमें आयुर्वेद का ये ट्रीटमेंट चल रहा था, अब आप वो करिए। देखिए, मेन उद्देश्य व्यक्ति को स्वस्थ करना, चाहे कोई सी भी पैथी से वो ठीक हो, उद्देश्य वही है। एक भ्रम या आरोप ये भी लगता है आयुर्वेद पे कि आयुर्वेद की जो दवाइयां या जो मेडिसिन, जो औषधि है, उसका एक्सपायरी डेट नहीं होता है। अब ये भी सब जो कहना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को आयुर्वेद का अच्छे से ज्ञान नहीं है वो ये कह सकते हैं। आयुर्वेद की हर मेडिसिन के ऊपर ये उसका डेट रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट। अब इसमें क्या है कि अलग अलग टाइप की मेडिसिन है। जिस व्यक्ति ने आशावरिष्ठ लिया या कुछ प्रकार की घृत बनते मेडिकेटेड वो लिया था, उसका जो वैलिडिटी बहुत लंबी रहती है, तो उनको लगता है कि इसमें एक्सपायरी है ही नहीं। लेकिन वही पाउडर हो या हर्बल ड्रग की टेबलेट बनी रहती है, उसका एक्सपायरी जल्दी रहता है, क्योंकि उसका परिणाम जो है अगर ज्यादा समय तक रखते हैं तो उसका परिणाम नहीं मिलता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि आयुर्वेद में अलग अलग मेडिसिन है। कुछ मेडिसिन 6 महीने से साल भर में, उसके बाद में उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी कि 10 साल तक भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए अलग अलग वो है। तो जिनको इसका पूरा ज्ञान है वो व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग वेरिएशन है। अच्छा, एक और भी मिसकंसेप्शन है या भ्रम है, या लोगों को ये लगता है कि आयुर्वेद में तो असाध्य रोगों का इलाज शायद नहीं होता, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज ये लोग कर लेते हैं, ये तो वैद्य लोग हैं। इस तरह की जो बातचीत होती है, तो ये जो वैद्य लोग हैं का जो कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है, बिल्कुल, इसको कैसे ये दूर किया आज जाए? बिल्कुल दूर करने की जरूरत है। और मैं तो आपको कहूंगा कि आप किसी दिन हमारे हॉस्पिटल का विजिट करिए जी। और यहाँ पे आने वाले पेशेंट को देखिए। हमारे यहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है और हमारा कैंसर का एमओयू है मेन इंस्टीट्यूशन के साथ में, एम्स के साथ में और बाकी दूसरे इंस्टीट्यूशन के भी साथ में। अलग अलग छोटे बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी होती है, सीपी के पेशेंट आते हैं, उनको यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि क्रॉनिक डिजीज का हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। जो आयुर्वेद की स्ट्रेंथ है उसमें जो भी कुछ संभव है उस सबको हम करते हैं। हम ये दावा नहीं करते कि जो भी कुछ हम सब कुछ ठीक करेंगे, जो आयुर्वेद में पॉसिबल है उन सबको करते हैं। और इस मिथ को दूर करने के लिए सबसे अच्छी बात है, एक बार इंस्टीट्यूशन का विजिट करें तो उनको यहाँ दिखेगा कि यहाँ पे क्या क्या 49 से ज्यादा ओपीडी है, अलग अलग स्पेशलिटी के। तो इतना ट्रीटमेंट जहां किया जाता है वहां केवल ये नहीं कह सकते हम कफ कोल्ड का ट्रीटमेंट करते हैं, हम क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारे जितने रिसर्च पेपर हैं सब क्रॉनिक डिजीज पे पब्लिश हुए हैं जिनमें रिजल्ट मिले हैं। तो इसलिए देखिए, कोई पेशेंट अगर कफ कोल्ड का है तो मना नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट उसका भी करते हैं। पर हमारे यहाँ 80% पेशेंट ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में उनको लगता है कि आयुर्वेद नहीं है तो आयुर्वेद में, तो कई बार वो उसके बाद में आते हैं। तो उनको मेरा एक एडवाइस है कि वो प्रारंभ में अगर आयुर्वेद में आएंगे तो उनको जल्दी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये तो ठीक है, आप आयुर्वेद को लेकर के कह रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, सामान्य तौर पे यह भी भ्रम है कि बच्चों का उपचार आयुर्वेद में नहीं होता, वो तो बुजुर्गों का होता है। हाँ, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमेशा आयुर्वेद की दवाई लेते हुए बुजुर्ग लोग ही दिखते हैं। हाँ, वो बच्चों का कैसे? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में जो मुख्य ग्रंथ है, चरक संहिता, सभी प्रकार की चिकित्सा बताई। आचार्य सुश्रुत का जो ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, उसमें सर्जरी बताई। और आचार्य काश्यप का जो मुख्य ग्रंथ है वो बच्चों के लिए है। माने जितना महत्व बड़ों को दिया गया उतना ही महत्व बच्चों को भी दिया गया। और हमारे यहाँ स्पेशलिटी है, शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं, उसमें अलग से एमडी होती है, तो पीजी होती है। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों के लिए भी और नियोनेटल केयर की पूरी व्यवस्था है। यानी छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ती है, वो भी फैसिलिटी आयुर्वेद में अवेलेबल है। तो इसलिए बच्चों के लिए भी पूरा वो है। और उनके खान पान के लिए कि बच्चों को क्या चीज देना, यहाँ तक कि आयुर्वेद तो और इतना एडवांस है कि हम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बताते हैं कि इनको ये तकलीफ है। आयुर्वेद की काश्यप संहिता में छोटा बच्चा बता तो नहीं सकता मेरे को एब्डोमेन पेन हो रहा है, वो तो रो सकता है। उसको सर दर्द भी हो रहा है तो भी रोएगा, उसको हाथ पांव में कहीं पेन है तो भी रोएगा। लेकिन उन लक्षणों के आधार पर भी बता रखा है कि ये लक्षण मिले तो हम मान सकते हैं कि उसको उदर में शूल हो रहा है या सिरस शूल हो रहा है या हस्तपाद में शूल हो रहा है। तो आयुर्वेद तो प्रारंभ से ही बच्चों के ऊपर भी उतना ही ध्यान देता है। यानी कि बच्चों का भी उपचार आयुर्वेद में है। और ऐसा नहीं है कि वैद्य जी बच्चों का इलाज कैसे करेंगे, सिर्फ बुजुर्गों का ही इलाज करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इस बात का आपने खंडन किया। और एक चीज और है, आयुर्वेद की जब चर्चा हम करते हैं तो लोगों को लगता है कि आयुर्वेद मतलब पंचकर्मा, उसके आगे वो न पता है, न सोचते हैं, न जानना चाहते हैं।
देखिए आजकल क्या है कि जो क्रॉनिक डिजीज रहती है उनमें पंचकर्म का बहुत अच्छा रिजल्ट है। कोई व्यक्ति अर्थराइटिस वाला आया या किसी व्यक्ति को कोई भी गंभीर स्किन डिजीज वाला आया, पंचकर्म कराया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो उसके मान से आयुर्वेद में पंचकर्म, तो आयुर्वेद में पंचकर्म जो है वो बहुत अच्छा परिणाम देता है। लेकिन आयुर्वेद में औषध चिकित्सा भी है, सत्तावजय चिकित्सा भी है, अलग अलग ट्रीटमेंट मेथड है। हमारे यहाँ 49 जो ओपीडी है, 49 ओपीडी, उनमें से पंचकर्म की 2 ओपीडी है, बाकी 47 ओपीडी तो बाकी है। तो आयुर्वेद में केवल पंचकर्म नहीं है, आयुर्वेद में पंचकर्म भी है और उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। उसकी एक विशेषता और है भाई, बाकी ट्रीटमेंट अपन तब करते हैं जब कोई बीमारी हो, लेकिन पंचकर्म की ऐसी चिकित्सा है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो भी साल भर में 2 बार, मैंने वसंत ऋतु के समय एक बार वमन करवा लीजिए, आप शरद ऋतु के समय जो नवरात्रि का समय रहता है तब एक बार विरेचन करा लीजिए, बारिश के मौसम में आप बस्ती करवा लीजिए, तो आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। बिना किसी बीमारी के भी पंचकर्म चिकित्सा का प्रयोग करते हैं तो व्यक्तियों को लगता है कि आयुर्वेद में आपने 3 शब्द का प्रयोग किया इसमें पंचकर्म से संबंधित, वमन, तीनों शब्द को थोड़ा बताइए आप, क्योंकि ये टेक्निकल तकनीकी शब्द है। शरीर में 3 दोष होते हैं, एक वात, एक पित्त और कफ। इन्हीं दोषों के इम्बैलेंस से, मतलब अपनी डाइट बराबर नहीं रही, अगर आपने मीठा बहुत खाया या कहना चाहिए कि घी आदि तली हुई चीजें खाई, कफ दोष बढ़ गया, या फिर स्पाइसी चीजें ज्यादा खाई, पित्त दोष बढ़ गया, या जो चीजें रुक्ष द्रव्य रहते हैं वो वात को बढ़ा देते हैं। तो ये 3 दोष होते हैं जिनसे सारी बीमारियां होती है, जिसको अपन बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और इन तीनों को ठीक करने के लिए पंचकर्म के मान से जो बेस्ट चिकित्सा है कफ दोष की वमन। तो आप देखिए वसंत ऋतु जब प्रारंभ होती है तब कफ की काफी प्रॉब्लम होती है, कफ कोल्ड होने लग जाता है, उसको दूर करने के लिए वमन है। जब नवरात्रि का समय रहता है या कहना चाहिए शरद ऋतु प्रारंभ होती है, हेमंत और शिशिर ऋतु आती है, तब पित्त का प्रकोप रहता है, पित्त को दूर करने के लिए विरेचन काम करता है। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप रहता है, जिन लोगों को अस्थमा रहता है ना, बारिश के मौसम पे जैसे बादल हुए या कहना चाहिए कि थोड़ा बारिश होने लग गई, उनको अस्थमा की तकलीफ बढ़ जाती है क्योंकि वात दोष मुख्य रहता है। तो वात का शमन के लिए हम बस्ती का प्रयोग करते हैं और बस्ती ऑयल के द्वारा यूज किया जाता है। वमन जो है उसमें शहद का प्रयोग किया जाता है, और पित्त के लिए घृत सबसे बढ़िया है शमन करने के लिए। तो हमारा कहने का अभिप्राय कि व्याधि होने से पहले ही अगर इन तीनों दोषों का शमन कर दिया जाए व्यक्ति एकदम स्वस्थ रहेगा। तो पंचकर्म स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बताया है और पंचकर्म अलग अलग डिजीज में भी बताया है। ये कितने दिन का कोर्स होता है? अगर हम अपने पूरा पंचकर्म अगर करवाना है तो उसमें तो 100 डेज से ज्यादा लगते हैं, लेकिन किसकी आवश्यकता है? जैसे वमन करवाया तो वमन के लिए घृतपान घर पे हो जाता है, 3 दिन का स्नेहपान कराया, चौथे दिन अपने वमन करा दिया, माने 1 वीक की छुट्टी लेके अगर वमन के लिए आप आए तो करवा सकते हैं। ऐसे ही विरेचन के लिए स्नेहपान प्रारंभ किया, चिकित्सक से अपनों ने बात करने के बाद में फिर 3 दिन का स्वेदन किया, फिर विरेचन करा, माने 1 वीक की अवधि में वमन कराना है, विरेचन हो जाता है। और बस्ती जो है काल योग बस्ती, कर्म बस्ती, योग बस्ती, माने 8, 15 और 30, तो उसमें कितनी बस्ती करना है, किस आवश्यकता है, उसके मान से वो करते हैं। तो पंचकर्म के लिए एक बात कही जाती है, दोषा कदाचित कुप्यन्ते, जीता लंघन पाचने, मैंने औषधि के द्वारा चिकित्सा करी, दोष वापस प्रकोपित होकर उस व्याधि को कर सकते हैं, लेकिन जीता संशोधने येषु न तेषाम पुनरुद्भव, मैंने अगर पंचकर्म के द्वारा अपनों व्याधि को शमन किया वो आपको परिणाम काफी अच्छे मिलेंगे और लंबे समय तक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। जी अभी तो हम लोगों ने चर्चा, आज जितने भ्रम थे ऑलमोस्ट सारे भ्रम जो चल रहे हैं उस पर हमने चर्चा की। अब थोड़ा सा एक विवाद की चर्चा करते हैं। सरकार ने कहा कि आयुर्वेद के जो चिकित्सक है वो भी एलोपैथ की कुछ दवाइयां लिख सकते हैं। इसको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे तमाम जो संगठन है वो उसका विरोध भी कर रहे हैं और ये चर्चा का विषय बना हुआ। आपका क्या इस पे स्टैंड है? देखिए, मैं जिस संस्थान में हूं, इस संस्थान में आप जितने हमारे केस पेपर है, पेशेंट आते हैं, उनमें देख लीजिए हमारी एक भी एलोपैथिक की मेडिसिन उसके ऊपर नहीं रहेगी। हम ट्रीटमेंट करते हैं कंप्लीट आयुर्वेद के द्वारा।
अब अगर किसी कंडीशन में आवश्यकता लग जाती है कि भाई उनको कुछ एलोपैथी मेडिसिन की जरूरत है देने की, हमारे यहाँ एलोपैथी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, हम उनको भेज देते हैं कि आप इनको देख लीजिए अगर कुछ देने की आवश्यकता है तो मेरा कहना है कि जो व्यक्ति जिसका स्पेशलिस्ट है वो उसका ही प्रयोग करता है, पर इमरजेंसी में कहीं आवश्यकता है तो बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए। हम स्वयं नहीं करें तो एलोपैथी का जो विशेषज्ञ है उसके द्वारा कर लिया जाए। देखिए हमारा उद्देश्य ये है व्यक्ति स्वस्थ हो, मरीज स्वस्थ, जो भी व्यक्ति आया वो स्वस्थ होके जाए। अब आयुर्वेद अगर उसमें सक्षम है, स्ट्रेंथ है, हम उसका प्रयोग करेंगे। अगर आयुर्वेद में कहीं आवश्यकता लगती है तो हम उनका सहयोग भी लेंगे। तो इसलिए एक धारणा ऐसी होना चाहिए कि केवल ये नहीं होना चाहिए कि आयुर्वेद है तो केवल आयुर्वेद के ऊपर ध्यान, हमको व्यक्ति को स्वस्थ करना है। आप दूसरों की सहायता भी ले सकते हैं, इसी का नाम है इंटीग्रेशन, होलिस्टिक अप्रोच। और अभी तो भारत सरकार तो यहाँ तक करने जा रही है कि जितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खुल रहे हैं उनमें साथ में आयुर्वेद भी है। भाई अगर उनको लगता है कि इस डिजीज के लिए हम आयुर्वेद के पास भेज देते हैं, वो हमारे पास भेज देते हैं। और जहां हमको लगता है पेशेंट भले ही हमारे पास आया लेकिन हमको लगता है कि नहीं इसके लिए हमको एलोपैथी के एक्सपर्ट के पास भेजने की जरूरत, हम उनके पास भेज देते हैं। तो ये कोई विवाद का विषय नहीं कि आयुर्वेद या एलोपैथ, मेन उद्देश्य हमारा है व्यक्ति को स्वस्थ करना। बिल्कुल सही आपने बात कही कि ये विवाद नहीं, ये संवाद का विषय है और आपस में मिलके इंटीग्रेट करके जो मरीज है उसका उपचार हमारा उद्देश्य है। अब एक सवाल और बनता है कि अगर हम आयुर्वेद की बात करें ओवरऑल, भाई हम लोगों ने जो भ्रम थी उसकी चर्चाएं की कि आयुर्वेद की यूएसपी क्या है, कि आप कहें कि ये जो 1 2 3 4 5 जो बीमारियां हैं इस पे तो हम सिद्धस्थ हैं, इसको तो हम ठीक कर ही देंगे। देखिए मेन रूप से अगर देखा जाए तो हमारे जो डेटा भी अपन देख लें, पर डे जो पेशेंट आते हैं, हमारे यहाँ कई पेशेंट आते हैं, डायबिटीज के पेशेंट आते हैं। अब डायबिटीज की कंडीशन है कि अगर स्टार्टिंग में आ गया हम उसको बिल्कुल कंट्रोल में रख सकते हैं, और इवन यहाँ तक कि स्टार्टिंग में आया तो केवल डाइट लाइफस्टाइल बिना मेडिसिन के भी उसको हम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट इंसुलिन लेने के बाद में 10 साल तक डायबिटीज है, HbA1c 10 से ऊपर बढ़ गया है, उस कंडीशन में आए, तब हम कभी दावा नहीं करते हैं कि हम इनको बिना मेडिसिन के ही ठीक कर देंगे। तो कहने का अभिप्राय कि आयुर्वेद की जो मेडिसिन है वो बिल्कुल इफेक्टिव है, चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे वो मधुमेह हो, श्वास की प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी हो, अर्थराइटिस हो, जीर्ण व्याधियां जितनी हो, उन सब में आयुर्वेद का अच्छा प्रभाव है। लेकिन बात यह है काले च आरभते कर्म यत् तत् साधयति ध्रुवम्। सही समय पर अगर आपने चिकित्सा प्रारंभ की, सही समय पर आपने चिकित्सक का अगर मार्गदर्शन ले लिया और उसको फॉलो किया, अच्छे परिणाम मिलेंगे। अन्यथा आप आयुर्वेद चिकित्सालय में बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में चले जाइए और लास्ट में गए तो कई बार डॉक्टर यही कहता है कि आप इनको थोड़ा सा पहले ले आते, तो वो कंडीशन नहीं आए तो आयुर्वेद की औषधियां भी प्रायः मैक्सिमम डिजीज में बहुत अच्छा परिणाम देती है। एक और सवाल, हमें लग रहा है कि लगभग हम लोगों ने बातचीत अपनी पूरी कर ली है, क्योंकि मैं बीमारियों पे ज्यादा नहीं जाना चाह रहा था, जो भ्रम था उसी पे चर्चा रखना चाह रहा था कि आजकल मैं देखता हूं, अगर कोई भी टीवी चैनल खोलो, यूट्यूब खोलो, कहीं खोलो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उसके प्रचार ऐसे ही हो रहे हैं, धड़ल्ले से प्रचार हो रहे हैं कि ये लीजिए, ये 2500 रुपया का ये खरीद लीजिए तो आपका ये ठीक हो जाएगा, ये कर लीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। इस तरह का जो प्रचार हो रहा है वो कितना सही है? क्या उस पे ध्यान देने की जरूरत है कि वो जो औषधि है वो कितना कारगर है या नहीं? देखिए भारत सरकार ने ये सबके लिए एक नियम लागू कर रखा है, GMP सर्टिफाइड फार्मेसी में बनी हुई मेडिसिन, क्योंकि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP जो सर्टिफाई रहती है उसको प्रॉपर वे में उन्होंने फॉलो कर रखा है। और भारत सरकार ने फार्माकोपिया बना रखा, पूरा फार्मूलरी ऑफ इंडिया पूरी बना रखी है कि ये मेडिसिन है, इसके ये इंग्रेडिएंट है, ये बनाने की मेथड है, उसको फॉलो करके अगर मेडिसिन बनाई गई वो मेडिसिन बिल्कुल अच्छी है। और अगर कोई व्यक्ति उनको फॉलो नहीं करता है तो वो कई प्रकार के और दूसरे उपद्रव उत्पन्न कर सकता है। तो मेरा हर व्यक्ति से यही कहना है कि हर किसी से कोई भी चीज आप नहीं लें कि आपके घर के पास में कोई रहता है बोले डायबिटीज की वो दवाई देते जाके ले ली, नहीं। आप चिकित्सक को बताइए, विशेषज्ञ को बताइए, वो जो मेडिसिन लिखे वो मेडिसिन आप GMP सर्टिफाइड फार्मेसी से खरीदिए तो आयुर्वेद की मेडिसिन भी बिल्कुल बेस्ट है। बिल्कुल, यानी कि इस तरह के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, और जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं उन विज्ञापनों की सच्चाई पहले आप जान लें फिर खरीदें।
फिर इस्तेमाल करें। ये आपने बहुत बताई। अब जाते जाते मैं ये चाहता हूं कि आम आदमी स्वस्थ रहे। कैसे स्वस्थ रहे, आपका संदेश क्या? देखिए, आयुर्वेद का मूल मंत्र है आहार, निद्रा और व्यायाम। एक तो समय पर भोजन करें और ताजा घर का बना हुआ भोजन करें या घर जैसा भोजन करें, आप स्वस्थ रहेंगे। पर्याप्त मात्रा में नींद लें। अब रात भर जग रहे हैं, कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, मोबाइल की स्क्रीन दिन भर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं करें। 10 साढ़े 10 बजे सो जाएं, सुबह समय पर उठें। तो एक तो निद्रा पर्याप्त लें, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। आहार ठीक लें और दूसरा व्यायाम। अगर प्रतिदिन कुछ व्यायाम करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहेगी, आप बीमारी नहीं होंगे। हमने कोरोना काल में तक देखा, जो पेशेंट एडमिट होते थे हम उनकी हिस्ट्री लेते थे और हिस्ट्री लेके उनसे पूछते थे तो अधिकतम लोगों में ऐसा पता लगता था, बोले साहब एक्सरसाइज तो टाइम ही नहीं मिलता है, सोने का तो रात को 2 बज जाती है, खाना किसी दिन 12 बजे खा लिया, किसी दिन 3 बजे खा लिया। ऐसे लोगों में सिम्टम्स ज्यादा मिले क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम थी, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। लेकिन जिन लोगों ने नियमित व्यायाम करते थे, बिल्कुल भोजन का समय निश्चित है कि इतनी बजे लंच करना है, इतनी बजे डिनर करना है, वो और जो पर्याप्त निद्रा लेते थे, ऐसे पेशेंट बहुत कम थे। मैंने कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता नहीं लगी। तो मेरा तो हर व्यक्ति को कहना है, आयुर्वेद का जो ये मूल मंत्र है आहार, निद्रा और व्यायाम, इन 3 को जीवन में अपनाइए तो आप अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को या पूरे विश्व को स्वस्थ बना सकते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से बताया कि आयुर्वेद कितना जरूरी है, और चूंकि आयु का वेद है तो हम दीर्घायु कैसे रहें, ये आयुर्वेद हमें बताता है। हम लोग फिर चर्चा करेंगे एक नए मेहमान के साथ अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। धन्यवाद। नमस्कार।